Hello everyone, welcome back to my channel Harshita Education. Today we are going to start chapter 2, Role of the Government in Health from class 7th Civics NCERT syllabus semester 1. Hello students, so today we are going to start chapter 2, Role of the Government in Health. In a democracy, people expect the government to work for their welfare. This could be through the provisions of education, health, employment, housing, or the development of roads, electricity, etc. So, in this chapter, we shall examine the meanings and problems related to the health. Look at the subheadings of this chapter. In what ways do you think this topic is related to the work of government? तो रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य में सरकार की क्या भूमिका है। तो हमारा देश कैसा देश है? लोकतंत्र, यानी कि डेमोक्रेसी वाला देश है। तो लोकतंत्र में लोगों की उम्मीद होती है कि उनके लिए जो राम राज जैसी सरकार है और जो उनके कल्याण के लिए काम करेगी, और ये लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, मकान, सड़क, बिजली, इन सब के विकास के बारे में सोचेगी और काम करेगी। तो इस चैप्टर में हम हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में जानेंगे। अगर आप इस चैप्टर के सब टॉपिक को देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि ये बात गवर्नमेंट के काम से रिलेटेड है या नहीं? नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज हेल्थ। तो कैन वी थिंक ऑफ हेल्थ इन मेनी वेज? Health means our ability to remain free of illness and injuries. But health isn't only about disease. You may have associated only some of the situations in the above college with health. So what we often ignore is the fact that each of the above situation is related to health. Apart from disease, we need to think of other factors that affect our health. For example, if people get clean drinking water or a pollution-free environment, they are likely to be healthy. On the other hand, if people do not get adequate food to eat or have to live in cramped conditions, they will be prone to illness. तो what is health? तो इसका मतलब है स्वास्थ्य मतलब क्या है? तो पहले तो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर आपको एक कोलाज दिया है। इस कोलाज में आप क्या देख सकते हैं? तो यहाँ पे बहुत ही अलग अलग तरह की हमको, जो गांव में जैसे जो लोग हैं पानी भरने कहाँ जाते हैं, उनका जो डेली लाइफ वो किस तरह से जी रहे हैं। तो यहाँ पे आपको डॉक्टर जो है हॉस्पिटल का दिखाया है आपको। फिर आपको ये भी दिखाया है कि किस तरह से जो मोबाइल वैन है, जो एम्बुलेंस है, जो उनको मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है। तो ये सारी चीज़ें इस कोलाज में आपको दिखाई है। तो हम कई तरह से अपनी स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं। स्वास्थ्य का मतलब है कि हमारी बीमारी और चोटों से मुक्त रहने की क्षमता। लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारी के बारे में नहीं होता है। आप स्वास्थ्य के बारे में ऊपर जो भी हमने अभी कोलाज देखा है, उसमें केवल कुछ स्थितियों से जुड़े हो सकते हैं हम लोग, जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। वह ये है कि ऊपर दी हुई प्रत्येक स्थिति स्वास्थ्य से संबंधित है। बीमारी के अलावा हमें दूसरे कॉजेज़ पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है जो हमारी हेल्थ को प्रभावित करता है। तो एग्ज़ाम्पल के लिए, यदि लोगों को साफ़ पीने का पानी और प्रदूषण रहित वातावरण मिलता है तो उनके स्वास्थ्य मतलब वो हेल्दी होने की पूरी संभावना है। दूसरी ओर, यदि लोगों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है या उन्हें तंग परिस्थितियों में रहना पड़ता है तो उन्हें बीमारी का खतरा हो सकता है। So all of us would like to be active and in good spirits in whatever we may be doing. It isn't healthy to be dull, inactive and anxious or scared for long stretches of time. We all need to be without mental strain. So all of these various aspects of our lives are a part of health. तो हम सभी को एक्टिव रहना पसंद है। हम कुछ भी करें, अगर हम तरोताज़ा होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं तो हमें अच्छा लगता है। लेकिन अगर हम एक्टिव नहीं हैं, हम डरे हुए हैं, हम सुस्त रहते हैं, तो आप कह सकते हो कि हम स्वस्थ नहीं हैं। तो हम सभी को बिना किसी मानसिक तनाव के रहना चाहिए। हमारे जीवन के ये सभी विभिन्न पहलू स्वास्थ्य का एक हिस्सा है।
Healthcare in India. So let us examine some of these aspects of healthcare in India. Compare and contrast the situation expressed in the first and the second columns. तो हेल्थ केयर इन इंडिया का मतलब होता है भारत में स्वास्थ्य सेवाएं। तो यहाँ पे कुछ हम भारत में जो स्वास्थ्य के कुछ पहलुओं की हम जांच करेंगे। तो यहाँ पे आपको कॉलम्स दिए हैं, तो पहले और दूसरे कॉलम के विपरीत की हम क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे कि पहला जो कॉलम में जो आपको सिचुएशन दी है और दूसरे कॉलम में जो सिचुएशन दी है, तो दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट वन, India has the largest number of medical colleges in the world and is among the largest producers of doctors. So approximately 15,000 new doctors qualified every year. In the second column, most doctors settle in urban areas. People in rural areas have to travel long distances to reach a doctor. The number of doctors with respect to the population is much less in rural areas. तो अगर हम पहले कॉलम को देखते हैं तो आप सभी जानते हैं कि भारत दुनिया में मेडिकल कॉलेजों की सबसे बड़ी संख्या है और डॉक्टरों के सबसे बड़े उत्पादकों में से ये एक है, यानी कि यहाँ पे डॉक्टर हर साल बहुत सारे डॉक्टर यहाँ बनते हैं। तो लगभग 15,000 नए डॉक्टर यहाँ पे हर साल क्वालिफाई ये लोग होते हैं। जबकि हम दूसरा अगर कॉलम देखते हैं तो ज़्यादातर डॉक्टर शहरी इलाकों में बसते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को लंबी यात्रा करनी पड़ती है एक डॉक्टर तक पहुँचने के लिए। लोगों की आज़ादी के संबंध में गांव में डॉक्टर बहुत ज़्यादा कम है। सेकेंड कॉलम, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैव ग्रोन सब्सटैंशियली ओवर द ईयर्स। In 1950 there were only 2,717 hospitals in India. In 1991 there were 11,174 hospitals. In 2000 the number grew to 18,218. In the second column, about 5 lakh people die from tuberculosis every year. This number is almost unchanged since independence. Almost 2 million cases of malaria are reported every year and this number isn't it decreasing. पिछले कुछ सालों में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है। वृद्धि यानी कि तेज़ी आई है। 1950 में भारत में केवल 2,717 हॉस्पिटल्स थे। 1991 में 11,174 हॉस्पिटल्स थे और 2000 में ये संख्या बढ़कर 18,218 हो गई थी। अगर हम इसके कंपेयर में दूसरी बात देखें तो लगभग 5 लाख लोग ट्यूबरक्लोसिस से हर साल मरते हैं, यानी कि हमारे देश में इतनी हॉस्पिटल्स हो रही है फिर भी हर साल 5 लाख लोग जो है वो ट्यूबरक्लोसिस से मर रहे हैं। तो ये संख्या लगभग आज़ादी के बाद से काफ़ी ज़्यादा बदल गई है और मलेरिया के लगभग 2 मिलियन मामले आप कह सकते हैं हर साल ये आ रही है और ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। Now the third point, India gets a large number of medical tourists from many countries. They come for treatment in some of the hospitals in India that compare with the best in the world. So we are not able to provide clean drinking water to all 21% of all communicable diseases are waterborne. For example, diarrhea, worms, hepatitis, etc. So भारत में कई देशों में से बड़ी संख्या में मेडिकल टूरिस्ट आते हैं। वे भारत के कुछ हॉस्पिटल्स में आके यहाँ पे इलाज करवाते हैं जो दुनिया में सबसे अच्छे लोगों के साथ तुलना कर रहे हैं। तो कहने का मतलब हमारी जो कंट्री है, हमारा जो देश है, तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, बहुत अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, इसीलिए दुनिया भर से यहाँ पे लोग इलाज कराने आते हैं। लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो हम हमारे जो देश में जो स्वच्छ पानी है, यानी कि जो साफ़ पानी है, उसको उपलब्ध कराने पे भी हम लोग सक्षम नहीं हैं। लगभग 21% जो है वो कम्युनिकेबल डिसीज़ पानी से फैलने वाली होती हैं, जैसे डायरिया हो गई, वॉर्म्स हो गए, हेपेटाइटिस एक्सेट्रा हो गए। हमारा फोर्थ कॉलम है, इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड एंड इज़ ऑल्सो अ लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन। The last column, half of all children in India do not get adequate food to eat and are unnourished. तो अगर हम बात करें भारत की, तो भारत दुनिया में दवाओं का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कि पूरे दुनिया भर में भारत जो है वो चौथे स्थान पे है दवाइयों का मैन्युफैक्चर करने में, और दवाओं का एक बहुत ही बड़ा वो एक्सपोर्टर भी है। लेकिन अगर हम इसे कंपेयर करें तो इतनी सारी दवाएं हमारे यहाँ बनती हैं, एक्सपोर्ट हो रही हैं, लेकिन फिर भी भारत में सभी बच्चों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है और इसलिए वे लोग कमज़ोर
है। In order to prevent and treat illness, we need appropriate healthcare facilities such as health centers, hospitals, laboratories for testing, ambulance services, blood banks, etc. that can provide the required care and services that patients need. In order to run such facilities, we need health workers, nurses, qualified doctors and other health professionals who can advise, diagnose and treat illnesses. We also need the medicines and equipment that are necessary for treating patients. These facilities are required to take care of us. तो बीमारियों को रोकने और उनका इलाज करने के लिए हम उचित स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे केंद्रों, अस्पतालों की व्यवस्था करते हैं, जैसे टेस्टिंग सेंटर्स, एम्बुलेंस सेवाएं, ब्लड बैंक एट्सेट्रा के लिए इवन लेबोरेटरीज़ जो आवश्यक देखभाल और सेवाएं प्रदान करती हैं, जो कि एक अच्छी पेशेंट की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह ऐसी सुविधाओं को चलाने के लिए हमें होम वर्कर्स, नर्स, क्वालिफाइड डॉक्टर्स और दूसरे पेशेवरों की आवश्यकता होती है, जो इन बीमारियों के लिए हमें सलाह दे, उसका उपचार निकाल सके। इसके साथ हमें दवाओं और इक्विपमेंट्स की भी ज़रूरत होती है जो रोगियों के इलाज के लिए ज़रूरी है। तो हमारी देखभाल के लिए सुविधाओं की ज़रूरत होती है। India has a large number of doctors, clinics and hospitals. The country also has considerable experience and knowledge in running a public health system. So this is a system of hospitals and health centers run by the government. It has the ability to look after the health of a large section of its population scattered over hundreds of thousands of villages. We will go into more detail on this later. Moreover, there has been a phenomenal advancement in medical science, whereby many new technologies and treatment producers are available in the country. तो भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर्स, क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स हैं। हमारे देश के अगर हम बात करें कि तो हमारे देश के पास पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम चलाने के लिए पर्याप्त अनुभव और ज्ञान है। तो यह एक ऐसा सिस्टम है जो सरकार द्वारा हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर्स को चलाता है। ये सैकड़ों हज़ारों गाँवों में बिखरे हुए अपनी आबादी के एक बड़े हिस्से के स्वास्थ्य की देखभाल करने की क्षमता रखता है। हम बाद में इस पर और डिटेल में बात करेंगे। However, the second column points out how poor the health situation in our country is. With all the above positive developments, we are not able to provide proper healthcare facilities to people. So this is the paradox. Something that is contrary to what we would expect. Our country has the money, knowledge and people with experience but cannot make the necessary healthcare available to all. So in this chapter we will look at some of the reasons for this. तो हालांकि जो दूसरा कॉलम हमने देखा तो वो ये बताता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी ख़राब है। ऊपर दिए हुए सभी सकारात्मक विकासों के साथ हम लोगों को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम नहीं है। तो ये कुछ ऐसा विरोधाभास है जो हमारी उम्मीद से बिल्कुल एकदम अलग है। हमारे देश में पैसा, ज्ञान और अनुभव वाले लोग हैं, लेकिन सभी के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम इसके कुछ कारणों पर गौर करेंगे। Now here is a story of Hakim Sheikh. Hakim Sheikh was a member of the Panchim Banga Khet Mazdoor Samiti, that is PBKMS, an organization of agricultural laborers in West Bengal. One evening in 1992, he accidentally fell off a running train and suffered head injuries. He was in a very serious condition and needed immediate treatment. So he was taken to the government hospital in Kolkata, but they refused to admit him because they did not have a spare bed. Another hospital did not have the facility or the specialized doctors necessary for his treatment. So in this way, he spent 14 hours in a critical state and was taken to 8 different government hospitals, but none of them admitted him. Finally, he was admitted in a private hospital where he received treatment. He spent a lot of money on his treatment. Angry and upset over the indifferent attitude of all the hospitals that refused to admit him, Hakim Sheikh and PBKMS filed a case in the court. तो यहाँ पे हम हकीम शेख की स्टोरी पढ़ रहे हैं। तो हकीम शेख
जो पश्चिम बंगाल में खेत मजदूर समिति जिसे हम बोलते हैं PBKMS, उसके एक्स मेंबर थे। तो 1992 में एक शाम जब वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे तो शाम को गलती से चलती ट्रेन से वो गिर गए थे और उनके सिर पे चोट लग गई थी। तो बहुत ही गंभीर स्थिति में थे और उन्हें इमीडिएट एकदम फटाफट से उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी क्योंकि उनके सर पे चोट लगी थी। तो उन्हें कोलकाता के एक सरकारी हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन उन्हें जो हॉस्पिटल थी उसने हकीम शेख को भर्ती करने से मना कर दिया क्योंकि उनके पास एक जो स्पेयर बेड कहते हैं वो एक्स्ट्रा बेड बिल्कुल भी नहीं था। तो एक दूसरे हॉस्पिटल में उसके इलाज के लिए ज़रूरी सुविधा या स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स नहीं थे। तो इस तरह उन्होंने एक गंभीर अवस्था में लगभग 14 घंटे बिताए थे और उन्हें 8 अलग अलग सरकारी हॉस्पिटलों में ले जाया गया था, लेकिन उनमें से किसी ने भी उन्हें भर्ती नहीं किया। फाइनली उन्हें एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया जहां उनको ट्रीटमेंट मिला। उन्होंने अपने इलाज पर बहुत पैसा खर्च किया। तो उन सभी अस्पतालों के उदासीन रवैये से नाराज़ और परेशान होकर जिन्होंने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, हकीम शेख ने और PBKMS ने अदालत में इस बात पर मामला दायर किया। सो टिल हियर, in our next video we'll continue the chapter. Bye bye.